हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस में आज हम देख रहे हैं अध्याय 10 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी भारत की आज़ादी के बाद में जिस समय भारत में राष्ट्र निर्माण की समस्या सबसे प्रबल थी, यानी राष्ट्र का निर्माण आप किन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए, तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंजेस थे, इस अध्याय में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः राष्ट्र निर्माण का आशय होता है कि किसी राष्ट्रीय राज्य के लोगों में परस्पर आबद्ध रहने, यानी एक दूसरे से जुड़े रहना और विश्वसनीयता का भाव एक दूसरे के प्रति रखना, ताकि उनकी राजनीतिक व्यवस्था वैध या औचित्यपूर्ण बनी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार राष्ट्र का जो निर्माण होता है लोगों द्वारा राष्ट्र चयन का रूप बन जाता है। तो जब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भावी भारत यानी भारत भविष्य में कैसा हो, तो इसको लेकर तमाम प्रकार के दृष्टिकोण और आशाएं प्रकट की जाने लगी थी। लेकिन दो बातें ऐसी थी जिन पर सबकी सहमति थी। पहली यह थी कि स्वतंत्रता के बाद शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और दूसरी यह थी कि सरकार या राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होगा। तो आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण जो है एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया था। ठीक है, अब भारत के सामने उस समय 3 प्रकार की चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी एक ऐसे भारत के निर्माण की थी जो विभिन्न स्तर पर व्याप्त विविधताओं को आत्मसात कर सके, जो क्या कर सके कि जो भिन्नताएं उस समय थी उनको अपना सके और अनेकता में एकता की भावना का विकास इस तरह से किया जा सके। दूसरी चुनौती थी कि भारत भविष्य में लोकतांत्रिक धरातल पर संचालन, यानी भविष्य में भारत का संचालन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर हो, जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी न्याय और राष्ट्र के विकास का लाभ व्यक्ति को मिल सके, यानी राष्ट्र का विकास तो उसमें रहने वाले व्यक्तियों का विकास। तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित, जो कि समाज के निर्माण की थी, ताकि विकास के लाभ जो है न्याय संगत ढंग से सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंच सकें। तो इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में अल्पसंख्यक और विकास की प्रक्रिया में पीछे छूटे वर्गों के हुए विकास के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। ठीक है, जो अल्पसंख्यक यानी संख्या में जो कम है ऐसी जातियाँ और जो विकास में पीछे रह गए अन्य लोगों से, तो उनके विकास के लिए विशिष्ट प्रबंध किए गए थे। उनको ध्यान में रखते हुए ये नियम या उस समय की सरकार की व्यवस्था की गई थी। तो केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं होता, परंतु आवश्यकता इस बात की होती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लाभों को इकट्ठा किया जाए, समेकित यानी सुचारू रूप से सब एक दूसरे से संबंध हो, एक दूसरे के खिलाफ ना हो। ठीक है, अन्य विचार या भाव या जो भी नियम योजनाएं हैं तो उनको समेकित यानी एक साथ बांध के रखा जा सके। तो एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमाण होती है। ठीक है, और इसका आशय होता है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्राप्त होते ही राष्ट्रवाद का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जो राष्ट्रवाद पहले कभी विदेशी शासन से मुक्ति की दिशा में प्रयास करते थे, अब वही राष्ट्र स्वतंत्रता मिलने के बाद में अपने देश की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और जो कैसी हो, न्याय हो और समानता पर आधारित हो। तो इसी की कामना जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की होती है। तो एक प्रकार से ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद जो है कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो दूसरे शब्दों में एक स्वतंत्र देश द्वारा जो पहले के औपनिवेशिक प्रभुता में था, औपनिवेशिक यानी ऐसा राज्य जिस पर किसी अन्य राज्य का अधिकार हो, तो उसे उसका औपनिवेश कहा जाता है। तो इसकी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की दृष्टि से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं अथवा नीतियाँ अपनाई जाती हैं उन्हें ही राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है राष्ट्र निर्माण की अवधारणा, यानी राष्ट्र निर्माण का कॉन्सेप्ट या सिद्धांत या अवधारणा क्या है। तो राष्ट्र निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र से और निर्माण से। ठीक है, तो राष्ट्र यानी नेशन, नेशन का अर्थ होता है जन्मा। ठीक है, और राष्ट्र जो है, राष्ट्र एक समान जाति उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो राष्ट्र से जुड़ा एक शब्द और है राष्ट्रीयता का, या राष्ट्रीयता की भावना,
तो राष्ट्रीयता एक मनोभाव है जो कि राजनीतिक एकता पर आधारित होती है और एक राष्ट्रीय समूह के व्यक्ति एक विशिष्ट संगठित इकाई बन जाते हैं। एक ही राष्ट्रीय समूह के जो व्यक्ति होते हैं वह एक इकाई या एक संगठन या एक यूनिट बन जाते हैं और इस तरह से राष्ट्र का या नेशन का जन्म होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता में जब राजनीतिक एकता और संप्रभुता का भाव मिल जाता है, राजनीतिक एकता और संप्रभुता यानी शक्ति संपन्नता, तो राष्ट्र या राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था? तो अधिकांश औपनिवेशिक राष्ट्रों ने स्वतंत्र होने के बाद भी उसी राजनीति को और उसी प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाए रखा था जो कि राष्ट्रवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेश में स्थापित की थी। यानी जो अन्य देशों का जिनका कि इन देशों पर कब्जा था, जैसे कि भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था, तो इंग्लैंड ने जो शासन व्यवस्था भारत में या राष्ट्र में अपना रखी थी, तो अन्य राष्ट्रों ने वही शासन व्यवस्था को जारी रखा था। ठीक है, तो भारत में भी वही शासन व्यवस्था लागू रही। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी आए, तो उनके नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत हुई है, श्री गणेश हुआ। तो 1927 में जब नेहरू जी ने सोवियत यात्रा की थी, तो इन्होंने सोवियत संघ का नियोजित विकास पद्धति देखी थी, यानी सोवियत संघ की एक व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो इनके मन में दो बातें बहुत रूप से आ गई थी जो कि भावी भारत के उसमें निर्माण में वो देख रहे थे सपने के रूप में। एक थी समाजवाद और दूसरी थी धर्मनिरपेक्षता। तो स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से नेहरू जी ने नियोजित अर्थव्यवस्था को लागू करने का इन्होंने कृत संकल्प लिया। तीव्र गति से औद्योगिकीकरण का कृत संकल्प लिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की ओर इनका ध्यान गया और धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद पर आधारित संसदीय लोकतंत्र पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, और अपने गुट निरपेक्षता की नीति द्वारा विश्व व्यवस्था में भारत को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास भी किया। गुट निरपेक्षता यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, सभी गुटों से अपनी तटस्थता या एक समान दूरी बनाए रखना, ना किसी की आंतरिक नीतियों में दखल करना और ना ही किसी का दखल अपनी देश की नीतियों में सहन करना। तो इस गुट निरपेक्षता से संबोधित किया जाता है। अगला है विभाजन की विरासत, यानी विभाजन की शुरुआत की भावना भारत में कैसे आई? तो जैसे कि भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी समय विभाजन की शुरुआत भी भारत में इसकी भावना भी बढ़ने लगी, यानी इसके लिए भी प्रक्रियाएं अपनाई जाने लगी। तो भारत का विभाजन क्यों हुआ? तो इसके लिए पहला कारण है कि मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना। तो क्या था कि मुसलमान और हिंदुओं में कभी भाईचारे की भावना का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लंबे समय तक भारत जो अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों से अपने आप को जो मुसलमानों ने क्या किया था कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उन्हीं की भाषा बहुतायत से भारत में बोली जाने लगी थी और पश्चिमी विचार भी भारतीय अपनाए जाने लगे थे। तो मुसलमानों ने इन सबको अपने दूर रखा और धर्म के प्रति आस्था या धर्म के प्रति अंधापन उनमें बना रहा और धीरे धीरे मुसलमानों में यह भावना और आगे तेज होती गई कि उनके हित हिंदुओं के हितों से बहुत अलग है। तो मोहम्मद इकबाल है, जिन्ना है और मुस्लिम लीग ने इस भावना को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। अगला है अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1870 से मुसलमानों को सर्विसों में और उसमें सरकारी पदों पर संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया था और 1909 में जो अधिनियम बना था तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत मुसलमानों ने अंग्रेजों ने मुसलमानों को बढ़ावा देने के लिए कर दी थी 1909 के अधिनियम द्वारा। तो मुसलमान इस पक्ष में थे कि दो राष्ट्रों के सिद्धांत, यानी भारत में दो राष्ट्र होना चाहिए, दो राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मुसलमानों को काफ़ी क्या मिला, काफ़ी ने बढ़ावा मिला। अगला है मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति। तो कांग्रेस ने कई अवसरों पर मुस्लिम की जो अनुचित मांगे थी उनको अस्वीकार कर दिया था। लखनऊ समझौता 1916 एक बड़ी भूल थी, क्योंकि कांग्रेस ने सिद्धांतों को छोड़कर मुस्लिम लीग से
समझौते कर लिए थे। तो इससे मुस्लिम लीग का मनोबल जो है बढ़ता गया और जिससे भारत विभाजन का परिणाम के रूप में जो सामने आया। अगली है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया जाना। तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल करने से सरकार की कार्यकारिणी भी विभाजित हो गई। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उस समय, तो उस समय जो है कांग्रेस मतलब ये सरकार जो है रोकने में असमर्थ रही, क्योंकि मुसलमानों के मत कुछ और थे, हिंदुओं के मत कुछ और थे, क्योंकि दोनों की कार्यकारिणी संसद में अलग अलग थी, दोनों अलग अलग विचार अपना वो लागू करना चाह रहे थे। तो इससे भारत विभाजन जो है भारत में उसका भारत का विभाजन हो गया। दोनों अलग अलग संप्रदाय के लोगों, अलग अलग विचारों के लोगों के कारण हिंदू और मुस्लिम जो है के रूप में भारत का विभाजन हो गया। अब विभाजन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, तो भारत विभाजन के परिणाम के विषय में विद्वानों का ये है कि जो पारसिवल विद्वान हैं, तो उनका मानना है कि यदि भारत विभाजन ना हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते और भारत की औद्योगिक प्रगति रुक जाती, पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू नहीं हो पाती और भारत का निर्माण नेहरू के आदर्शों के आधार पर नहीं हो पाता। और लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर लाल बहादुर का मत है कि कांग्रेस का इतिहास यह बताता है कि यदि भारत का विभाजन ना होता तो मुस्लिम अधिक अधिकार का उपयोग करते। देश की एकता एक ही अधिकार पर उचित थी कि मुस्लिमों को संतुष्ट करने के स्थान पर सभी के साथ समान व्यवहार किए जाने की नीति अपनाई गई होती। ठीक है, तो कांग्रेस ऐसी नीति नहीं अपना सकती थी, तो इस कारण से देश के विभाजन पर दुखी नहीं हमें होना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ विद्वान है जो भारत विभाजन को भावनात्मक और व्यवहारात्मक दोनों दृष्टियों से गलत मानते हैं, क्योंकि इनके बाद में कुछ ऐसी समस्याएं थी जैसे कि शरणार्थी और शरणार्थियों द्वारा अपने देश में छोड़ी गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति की समस्या थी, राज्य की संपत्ति के बंटवारे की समस्या थी, नहर पानी के विवाद की समस्या थी, भारत पाक सीमा विवाद की समस्या थी। तो ऐसी समस्याएं थी जो कि भारत विभाजन के बाद में भारत के सामने आई। अगला है शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती। तो भारत विभाजन के चलते जो समस्याएं आई वो शरणार्थी समस्या उनमें सबसे बड़ी थी। तो विभाजन के कारण 1 करोड़ शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए और इतने ही भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो शरणार्थी समस्या, विभाजन के समय 2 प्रकार के अल्पसंख्यक समूह थे, मुस्लिम और सिख। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप दोनों ही समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उन्मूलित हो गए थे। पाकिस्तान बनने के बाद जो मुस्लिम भारत में रह गए थे उन्हें पूर्व काल में प्राप्त कई लाभों से वंचित होना पड़ा था, जैसे नौकरियों में आरक्षण, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र आदि में। तो इसके अतिरिक्त भारत में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लागू किए गए उनमें से तमाम के मुस्लिम लीग ने इस अर्थ में लिया कि वे सिर्फ उन्हें सताने के लिए लागू किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम अभिजात वर्ग ने जमींदार उन्मूलन के प्रति कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और भारत में मुस्लिम नेतृत्व के 2 समूह थे, एक अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष समूह और दूसरा था पृथकतावादियों का समूह, जो कि किसी कारण से पाकिस्तान जा पाए थे। ठीक है, और दूसरी ओर सिखों की भी बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो उनका जीवन ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों से उठ गया था, नष्ट हो गया था। पश्चिमी पंजाब में बड़े जो काश्तकार थे वो उनकी ज़मीनें उनसे छिन गई थी और अधिकांश ने पूर्वी पंजाब में अपने को स्थापित करने का प्रयास भी कर लिया था और जो उद्योगपति थे वे फिर से अपने उद्योग धंधे की शुरुआत उन्हें करना पड़ी थी। ठीक है, तो अब सिख जो है विस्थापित जन्म में और निरंतर चलायमान थे, यानी इधर उधर भटक रहे थे, अपने धंधे और उसकी तलाश में इधर उधर ये भटक रहे थे। ठीक है, और उन्हें ये नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई साधन था और ना वे अन्य समूहों से संबंध स्थापित कर सके। तो ये उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत विभाजन के समय की। ठीक है, और अब जो शरणार्थी भारत में आए थे तो विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगे हुए, तो उसमें शरणार्थी की समस्या भी बहुत बड़े रूप में सामने आई। शरणार्थी की समस्या का
गंभीर चित्रण जो है L.M. उपाध्याय ने अपनी पुस्तक में समकालीन भारत में दिया है। उन्होंने लिखा है, बूढ़ी बूढ़ी औरतें अपने बेटों के कंधों का और गर्भवती महिलाएं पति का सहारा लिए, माताएं अपने दूध पीते बच्चों को गोद में उठाई सैकड़ों मील तक चलना था। औरतें अपने सिरों पर बड़े बड़े गट्ठर लाद कर, जिनमें इन लूटे हुए लोगों की गृहस्थी का बचा हुआ सामान था, चलती जा रही थी। कुछ बर्तन शिवाजी और गुरु नानक की एक तस्वीर या कुरान। ये शरणार्थी हिंदू, मुस्लिम, सिख और अनपढ़ किसान थे। तो हडसन ने अपनी पुस्तक द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान में लिखा है कि जब माँ बाप में ताकत नहीं रह जाती तो बच्चों को लेकर आगे चल सकें तो उन्हें मरने के लिए काफिले के पीछे छोड़ आते थे। ठीक है, जब माँ बाप में ये ताकत नहीं रह जाती थी कि भाई वह अपने बच्चों को आगे लेकर और आगे का रास्ता वो चल सकेंगे, तो उन्हें मरने के लिए वह काफिले के पीछे उन्हें छोड़ आते थे। और मुसलमानों का एक काफिला पाकिस्तान की ओर और हिंदुओं का एक काफिला भारत की ओर जा रहा था। भारत में जो मुसलमान थे वह पाकिस्तान की ओर गमन कर रहे थे और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो हिंदू थे वह भारत की ओर आ रहे थे। तो ये अजब खामोशी के साथ एक दूसरे के पास से गुजर गए और इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। कितना मार्मिक दृश्य इन्होंने प्रस्तुत किया है कि अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ आते थे काफिले में पीछे, इतने थक जाते थे चलते चलते क्योंकि उन्हें कहीं किसी को कोई ठिकाना समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब है अगला, शरणार्थी समस्या का प्रभाव। शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति की समस्या। शरणार्थी जो अपने देश में संपत्ति छोड़ गए थे तो उसके लिए क्षतिपूर्ति की समस्या जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी।